आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक बार पुनः शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं जो हम समास के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चे, हमने पढ़ा था कि समास की कितनी संख्या होती है। समास के भेदों की संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि कितनी होती है, 4, 5 और 6 होती है। कितने भेदों के बारे में पढ़ा था, 4, 5 और 6 भेदों के पढ़े। जो 4 भेद थे वो किसके आधार पर थे, पदों की प्रधानता के आधार पर थे। जो 4 भेद बच्चे हमने पढ़े वो किस आधार पर थे, पदों की प्रधानता के आधार पर। किस आधार पर पढ़े, तो समास के भेदों के बारे में हमने पढ़ा। किस आधार पर, कितने भेद बताए बच्चे, भेद लिए हमने 4, 5 और 6। कितने लिए, 4, 5 और 6। कौन से 4 जो लिए हमने, कौन से, पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर। आगे हमने क्या पढ़ा, जो 5 भेद पढ़े वो किस आधार पर पढ़े, मूल रूप में। किस रूप में पढ़े बच्चे, मूल रूप में समास के भेद पढ़े हमने। मूल रूप में समास के भेद। और आगे हमने पढ़ा बच्चे, जो 6 भेद पढ़े, जो 6 भेद पढ़े वो किस प्रकार पढ़े, जो हमारे हिंदी में जो समास के भेद होते हैं उन्हें 6 की काउंटिंग में लिया, समास के भेद। ये बात हमने पढ़ी। जो पहला समास था अव्ययी भाव समास, उनका क्रम, जो हिंदी के 6 भाग थे, हिंदी के जो 6 भाग थे उनका क्रम हमने लिया था। पहले क्रम पे लिया हमने अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास, जो कि हमने पढ़ लिया, यानी कि अव्यय का भाव देने वाला। क्या था, अव्यय का भाव। जिस समस्त पद से किसका भाव पता चले, अव्यय का पता चले। तो इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था बच्चे। परिभाषा पढ़ी हमने कि जिस समस्त पद में, क्या, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में क्या हो, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग, अव्यय हो या उपसर्ग हो या प्रधान हो, और जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, प्रधान हो, तथा दूसरा पद कैसा हो भाई, दूसरा पद आपका संज्ञा हो। क्या हो, दूसरा पद आपका संज्ञा हो। वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। तो ये हमने क्या पढ़ लिया था, अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, दूसरे नंबर पे जो हमने क्रम लिया था, दूसरे पे लिया था कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। आज हम किसकी चर्चा करेंगे, कर्मधारय समास की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कर्मधारय यानी कि क्या कहे, जिस समस्त पद में, यानी कि क्या हो, जिस समस्त पद में यदि क्या हो, यदि संज्ञा शब्द से पहले क्या आ जाए, संज्ञा शब्द से पहले किसको जोड़ दिया जाए, विशेषण को जोड़ दिया जाए, विशेषण को जोड़ा जाए। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या होता है बच्चे, विशेषण होता है जो शब्द किसकी विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञाया सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी, संज्ञाया सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञाया सर्वनाम की विशेषता बताई, उसे क्या कहेंगे, बताइए क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ये बात करी किसकी, हमने विशेषण की। अब देखिए, जब हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं तो विशेषण में क्या क्या होता है, ये तो हो गया विशेषण जो इसकी विशेषता बता रहा है। एक आता है बच्चे हमारा विशेष्य। क्या आता है, विशेष्य।
विशेष्य क्या होगा आपका? विशेष्य होगा बच्चे, विशेष्य क्या होगा? विशेष्य होगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, बताई जाए। यानी कि किसकी विशेषता बता रहे थे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे हम। किसकी विशेषता बता रहे थे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे। तो संज्ञा या सर्वनाम क्या होंगे? हमारे विशेष्य होंगे। क्या होंगे? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम हमारे क्या होंगे बच्चे? संज्ञा या सर्वनाम ही हमारे क्या होंगे? विशेष्य होंगे। क्या होंगे? विशेष्य होंगे। ये बात करी हमने विशेषण से रिलेटेड। किससे बात करी? विशेषण से जो संबंधित बात थी उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन बात हम किसकी कर रहे थे? कर्मधारय समास की। किसकी कर रहे थे? कर्मधारय समास की। तो क्या कहा हमने? यदि संज्ञा शब्द से पहले क्या जोड़ा जाए? विशेषण। संज्ञा शब्द से पहले क्या जोड़ दिया जाए? विशेषण। तो बच्चे ध्यान दें कि विशेषण शब्द कौन से समास में भी जोड़ा जाता है? विशेषण शब्द जो है द्विगु समास में भी जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? द्विगु समास में भी जोड़ा जाता है। कैसे? द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास में भी आपका क्या होता है? वही विशेषण प्लस विशेषण का योग संज्ञा से होता है। विशेषण का योग किससे होता है? संज्ञा से होता है। लेकिन क्या फर्क रहेगा? क्या अंतर रहेगा? विशेषण प्लस में योग में क्या? संज्ञा होगा। लेकिन अंतर क्या रहेगा? अंतर रहेगा यहाँ पे जो विशेषण होगा वो असंख्यावाची होगा। कौन सा होगा? असंख्यावाची होगा। कौन सा विशेषण होगा? असंख्या। लेकिन द्विगु समास में हमारा विशेषण जो होगा वो कौन सा होगा? द्विगु समास में हमारा विशेषण होगा बच्चे संख्यावाची। कौन सा? संख्यावाची। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा कर्मधारय समास क्या कहता है? हमारा कर्मधारय समास कहता है, हमारा कर्मधारय समास क्या कहता है भाई? कर्मधारय समास देखिए क्या बोलता है, इसकी क्या परिभाषा होगी? देखिए मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रही हूँ। परिभाषा, जिस समस्त पद में क्या लिखेंगे? जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में क्या आए? जिस समस्त पद में विशेषण, जिस समस्त पद में प्रथम पद क्या रहेगा आपका? या जिस समस्त पद में विशेषण, विशेष्य, विशेषण व विशेष्य, जिस समस्त पद में विशेषण व विशेषण व विशेष्य या उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान का योग हो। क्या हो? उपमेय व उपमान का योग हो। वहाँ क्या होगा? उपमेय व उपमान का योग हो। वहाँ क्या होगा बच्चे? वहाँ कर्मधारय समास होगा। देखिए हमने क्या परिभाषा में क्या पढ़ा कि जिस समस्त पद में विशेषण व विशेष्य का और उपमेय व उपमान का, तो विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं उपमान की और उपमेय की। किसकी? उपमेय और उपमान की। उपमेय और उपमान की। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था विशेषण व विशेष्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? विशेषण व विशेष्य।
तो हमारा विशेष्य क्या था? हमारा विशेष्य क्या था? विशेष्य हमें बता रहा था कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए अर्थात क्या आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम आ जाए। और हमारा विशेषण क्या था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या थे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन हम बात करते हैं किसकी? बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उपमेय और उपमान की। किसकी बात कर रही हैं? उपमेय और उपमान की बात कर रहे हैं। तो उपमेय क्या होगा आपका? उपमेय होगा बच्चे, क्या होगा? जो जिससे तुलना की जाए, यानी कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। और उपमान क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जिसके बारे में बताया जाए, जिसकी तुलना की जाए। दोनों बातों में फर्क रहेगा बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, जिससे तुलना, यानी कि जो विशेषता बता रहा है वो तुलना जो करी जा रही है, और जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य, जहाँ जिसमें भी युग्म होगा वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ कौन सा समास होगा बच्चे? वहाँ हमारा समास होगा कर्मधारय। अब बात करते हैं किसकी? उदाहरण की। किसकी बात करते हैं? उदाहरण की। किसकी बात कर रहे हैं? अब हम उदाहरणों की बात करते हैं। तो देखिए बड़ा ही अच्छा शब्द रहेगा, वीरबाला। क्या? वीरबाला। वीरबाला किसको कहा जाता है? कालीबाई को कहा जाता है। किसको? कालीबाई को। लेकिन हमेशा ही वीरबाला का अर्थ क्या नहीं होगा? कालीबाई नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका विग्रह क्या होता है? वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, यानी कि हर उस कन्या के, हर उस लड़की के बारे में बात की गई है जो वीर है, जिसने वीरता का काम किया। और भी अनेकों शब्द हैं, महाकवि, महाकवि, महात्मा, महाकवि, महात्मा, महासागर। कौन सा है? महासागर शब्द है, महाकवि शब्द है। ये शब्द हमारे क्या हैं? ये शब्द हमारे किसके उदाहरण हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? कर्मधारय समास के। लेकिन यहाँ पे अन्य शब्दों की बात करें, जैसे सपूत, आगे हैं कपूत, सुपुत्र, आगे है बच्चे आपका सत्परामर्श। क्या है? सत्परामर्श। तो देखिए इनमें क्या है, इनको देखते ही हम कहेंगे कि इनमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चे? उपसर्ग लगा हुआ है। स, क, सु, सत, ये क्या है? हमारे उपसर्ग है। और उपसर्ग का जिक्र हमने कहाँ किया था? उपसर्ग के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? अव्ययी भाव समास में पढ़ा था। तो हम कह सकेंगे, तो कहीं मन में प्रश्न आया होगा कि जो उपसर्ग आया है तो उपसर्ग कहाँ आएगा? उपसर्ग हमारा आएगा किसमें? अव्ययी भाव समास में। लेकिन ध्यान दे, यहाँ पे मैं विशेष तथ्य लिखने जा रही हूँ। विशेष तथ्य जो होगा आपका, देखिए क्या रहेगा। यदि किसी उपसर्ग को, देखिए यदि किसी उपसर्ग को, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है, यदि किसी उपसर्ग का विशेषण की तरह, विशेषण की तरह क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो वहाँ कौन सा समास भाई? तो वहाँ भी आपका कर्मधारय समास होता है। वहाँ भी आपका कौन सा समास होता है? तो वहाँ भी आपका बच्चे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास
होता है। ये पढ़ा हमने। क्या पढ़ा कि यदि किसी उपसर्ग को, यदि किसी उपसर्ग को या उसका किसकी तरह प्रयोग किया जाए, विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, तो वहां भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो आगे देखिए, उपसर्ग का प्रयोग बच्चे कहाँ कहाँ आपको तत्पुरुष में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तत्पुरुष समास व बहुब्रीहि समास में भी आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी भी जो चर्चा है में भी मिलेगा, लेकिन चर्चा बाद में करेंगे। किस में करेंगे, बाद में करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और अन्य शब्द लिख रही हूँ, देखिए अन्य शब्द लिख रही हूँ मैं आपके सामने, जैसे लाल लाल, जैसे लाल लाल। आगे है बच्चे काला काला, सफेद झक, सफेद झक, हरा कच्च। तो क्या कहना चाह रही हूं वो सुनिए ध्यान से। लाल लाल 2 बार विशेषता बताई, काला काला 2 बार विशेषता बताई। तो क्या कहेंगे, यदि विशेषण पदों का दोहरान हो तो क्या हो, यदि विशेषण पदों का, यदि विशेषण पदों का दोहरान हो, किसका, विशेषण पदों का दोहरान हो तो क्या होगा, यदि विशेषण पदों का दोहरान हो तो वहां भी कौन सा समास होगा, वहां भी आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा, कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो ये क्या पढ़ा हमने, कर्मधारय। जिस प्रकार बच्चे हमारा क्या था, अव्ययी भाव समास में किसकी दोहराई थी, अव्ययी भाव समास में हमने क्या किया था, किसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, अव्ययी भाव समास में आपके उपसर्ग की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो यहाँ पे आपकी किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, विशेषण पदों की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, विशेषण पदों की। तो वहाँ किसकी थी, अव्ययी भाव समास में संज्ञा पद की या उपसर्ग पद की या आपके अव्यय पदों की जब दोहरान हुई थी, तो वहां पे कौन सा समास था, अव्ययी समास था। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में विशेषण पदों का प्रयोग होता है, और जब विशेषण पदों की क्या होती है, विशेषण पदों के बारे में क्या बताया जाता है, उनका दोहरान होता है, तो वहां कौन सा समास होगा आपका, वहां आपका समास होगा बच्चे कौन सा, वहां आपका समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अब आगे बात करते हैं, हमारा तीसरे पे कौन सा समास था, तीसरे नंबर पे हमारा समास था बच्चे द्विगु समास। कौन सा था, द्विगु समास। अब किसकी बात करेंगे, द्विगु समास की बात करेंगे। तो देखिए, द्विगु समास, द्विगु जो शब्द आया है, यह खुद भी, यह स्वयं भी किसका उदाहरण है, यह स्वयं भी आपका किसका उदाहरण है भाई, यह स्वयं भी द्विगु समास का ही उदाहरण है। द्विगु समास का, द्विगु समास का उदाहरण है। किस प्रकार, अगर बात करें तो द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। क्या अर्थ होता है, दो। और इसके विग्रह की बात करें, किसकी बात करें, विग्रह की बात करें, तो क्या विग्रह होगा, 2 गायों का समूह या समाहार। 2 गायों का समूह है या समाहार। अगर आपको समूह शब्द नहीं मिलता है तो आपको समाहार शब्द अवश्य मिलेगा। तो हमने जब कर्मधारय समास पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी क्या होगा, विशेषण के योग में किसका, संज्ञा का, विशेषण योग में संज्ञा। लेकिन यहाँ विशेषण कैसा होगा आपका, संख्यावाची होगा। कैसा विशेषण होगा बच्चे, संख्यावाची विशेषण होगा। तो क्या कहेंगे, यदि किसी संज्ञा के साथ संज्ञा जोड़ दी जाए, क्या हो, यदि किसी संज्ञा के साथ, देखिए इस संज्ञा के साथ अगर क्या हो, कोई विशेषण, संख्यावाची विशेषण जोड़ दिया जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या, यदि किसी संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ
क्या जोड़ दी जाए, संख्या जोड़ दी जाए, संख्या जोड़ दी जाए तो क्या होगा, वह समूह बन जाती है। क्या बन जाती है, वह समूह बन जाती है। किस प्रकार, देखिए हम कहते हैं कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, जो कि गलत है। हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं, एक तो अंगूठा है। अब 4 उंगलियां आते ही क्या हो जाता है, वो 4 उंगलियों का समाहार हो जाता है, 4 उंगलियों का समूह हो जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या जाएगी बच्चे, परिभाषा जाएगी आपकी, परिभाषा क्या होगी, देखिए परिभाषा होगी, जिस समस्त पद में प्रथम पद, लिख रही हूं मैं, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में क्या हो, प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, तथा दूसरा पद या बाद वाला पद, दूसरा पद या बाद वाला पद, बाद वाला पद क्या हो, संज्ञा हो, क्या हो, संज्ञा हो। और देखिए आगे अभी, और समस्त पद, समस्त पद के बारे में हमने पढ़ लिया था, क्या था, समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द क्या था हमारा, समस्त पद क्या हो, समूह का बोध कराए, क्या हो, समस्त पद समूह का बोध कराता हो, समूह का बोध कराता है। वहाँ कौन सा समास है भाई, वहाँ आपका द्विगु समास होता है। कौन सा, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु। यानी कि क्या पढ़ा हमने कि जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, अर्थात समस्त पद किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए, वहाँ कौन सा समास होगा भाई, वहाँ आपका समूह होगा। कौन सा समास होगा, वहाँ आपका द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की, किसकी बात करते हैं, उदाहरणों की। बात किसकी कर रहे हैं, उदाहरण की। देखिए ये शब्द हमने बहुत पढ़े हैं, त्रिनेत्र शब्द है, नवरत्न शब्द है, तिराहा शब्द है, चतुर्भुज शब्द है। लेकिन एक शब्द लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए बड़ा ही अच्छा शब्द रहेगा, क्या है, सप्ताह। देखिए मैंने लिखा, सॉरी भाई, सप्ताह, सप्ताह यानी कि सप्त अहनों का समूह। हम भली भांति जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है, क्या विग्रह करेंगे, 7 दिनों का समूह, सप्त अहनों का समूह है। देखिए हमने पढ़ा था, पहले भी बताया था कि समास में क्या होता है, मूल शब्द ही लिखा जाता है। क्या होता है, मूल शब्द ही लिखा जाता है, उसका अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। सप्त अहनों का समूह अर्थात 7 दिनों का समूह है, 7 दिनों का समूह है। अहनो क्या होता है, दिन होता है। क्या होता है, दिन होता है। हमने पढ़ा था ना कि क्या समास में क्या हो, समास में मूल शब्द ही, समास विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा, मूल शब्द ही लिखा जाएगा, मूल शब्द ही, मूल शब्द ही लिखा जाता है, उसके अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे शब्द अहनो, अगर दोनों आपको दिए गए हैं तो सॉरी भाई, प्राथमिकता किसको देंगे, शब्द अहनों का समूह, इसी को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ अगर ये नहीं मिलता आपको उदाहरण में या आपके ऑप्शन में, तो आप इनको, इस विकल्प को चुन सकते हैं, नहीं तो आप शब्द अहनों का समूह चुनेंगे। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं, शताब्दी, अन्य शब्द हैं बच्चे शताब्दी। आगे और भी शब्द हैं, दुपट्टा,
दो पट्टों का समूह। आगे है आपके दोलड़, क्या है, दोलड़ा। आगे है चोपड़ा। चोपड़ा क्या होता है, जहाँ बाजार में 4 रास्तों का समाहार हो वहाँ कौन सा होता है, चोपड़ा होता है। आगे है बच्चे अटवारा। क्या लिख रही हूँ, अटवारा शब्द। अटवारा शब्द क्या होता है, 8वीं वार लगने वाला बाजार। और भी शब्द हैं बच्चे, नवरत्न, त्रिभुज, नवग्रह। आगे है बच्चे एकांकी। क्या हुआ, एकांकी। देखिए यहाँ पे मैं शब्द लिख रही हूँ, सप्त सिंधु पंचगंगा। सप्त सिंधु पंचगंगा, पंचनद। यदि नदियों के समूह के आगे संख्यावाची शब्द लगाया जाता है तो वो आपका किस में पढ़ा जाता है, वो आपका संस्कृत में बहुब्री समास में आता है। किस में आता है, बहुब्री समास में आता है। किस में आता है बच्चे, बहुब्री समास में। लेकिन किस में, संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहे हैं। और ये सारे जो उदाहरण आपके सामने हैं ये किसके हैं, आपके द्विगु समास के हैं। अब देखिए प्रश्न उठता है, जो हमारी गिनतियों का समूह होता है, जो हमारी गिनतियां होती हैं, क्या वो भी हमारी द्विगु समास में आएंगी, किस में आएंगी, द्विगु समास में आएंगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और 10 से लेकर 100 तक। किससे, 10 से लेकर 100 तक। ये जो संख्या होती है ये किस में आती हैं, आपकी द्विगु समास में आती हैं। किस में आती हैं, द्विगु समास में आती हैं। किस में आती हैं, लेकिन इनका कोई समास विग्रह अच्छे से नहीं होता। हाँ, जो 9 के योग से बनी होती हैं, 9 के जोड़े से बनी होती है, जैसे 9 है, 19 है, आगे है आपका 29 है, आगे है आपका 39 है। ये जो संख्याएं होती हैं इनका क्या होता है, इनका समास विग्रह होता है। क्या होता है, इनका समास विग्रह होता है। लेकिन जो ये संख्या है और ये संख्या है इनका समास विग्रह नहीं होता। इनका क्या नहीं होता, समास विग्रह नहीं होता। लेकिन इनमें समास कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। और जो आपकी मध्य गिनती बचती है, कौन सी, मध्य गिनती, यानी कि जो ये शब्द बच गई, जो ये बाकी गिनतियां बच गई, यानी कि देखिए इनका क्या होगा, इनमें कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। जैसे 24 तो पूछा गया है आपकी तुलनात्मक कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, 24 यानी कि 4 और 20, 4 और 20। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। इनका क्या होता है, जैसे 19, 29, 29, एक कम 30 से, 39, एक कम 40 से। इस प्रकार ये कौन से शब्द होंगे, ये जो गिनती होगी, जैसे 61 है, कौन सा है, 61 है, 1 और 60, 1 और 60, कौन से शब्द हैं, 1 और 60। ये शब्द कौन से होंगे बच्चे, ये शब्द होंगे हमारे द्वंद्व समास में। ये शब्द होंगे द्वंद्व समास में। आगे बात करते हैं किसकी, द्वंद्व समास की। चौथे नंबर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की आज हम सिर्फ परिभाषा पढ़ेंगे। इनके जो क्या होगा, इनके उदाहरणों के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए द्वंद्व यानी कि दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। जब हमने समास को 4, 5, 6 भागों में बांटा था, समास के भेदों को 4, 5, 6 भेदों में बांटा था, तो वहाँ पे क्या थे कि जो पदों की प्रधानता के आधार पर था, प्रथम पद प्रधान पद, दूसरा पद प्रधान पद, उभय पद प्रधान पद। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं, तो ये कौन सा समास हुआ हमारा, उभय पद प्रधान। कौन सा, उभय प्रधान पद समास, यानी कि उभय पद प्रधान समास। दोनों पद बराबर होंगे। जब दोनों प्रधान हैं तो दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद हमारे बराबर होंगे। दोनों पद क्या होंगे, बराबर
होंगे। जब दोनों पद बराबर हैं तो दोनों टक्कर लेंगे, दोनों बराबर रहेंगे, दोनों में विरोधाभास होगा। और जब हमारा विरोधाभास होता है तो विरोधाभास को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जरूरी नहीं होता कि सारे शब्द ही क्या हो? विलोम हो। विलोम जैसे भी हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी यहाँ पे, जिस समस्त पद में क्या? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे क्या हो? विलोम जैसे होते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास होता है। ये थी हमारी किसकी परिभाषा थी भाई? द्वंद्व समास की। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।